गाड़ी मोड़ने के बाद आपने गौर किया होगा, जब आप स्टीयरिंग छोड़ते हैं तो व्हील अपने आप ही वापस मुख्य स्थिति में आ जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टीयरिंग व्हील में अपने स्थान पर वापस आने की क्षमता स्प्रिंग या वॉल्व की किसी जटिल युक्ति के कारण नहीं होती, बल्कि आगे के पहियों को एक कोण पर मोड़कर इंजीनियर इस गति को संभव बनाते हैं। इस कोण को कास्टर एंगल कहते हैं। आइए इस रोचक भौतिकी को समझते हैं कि कैसे आगे के पहियों को एक कोण पर मोड़ने के कारण पहिए और स्टीयरिंग व्हील अपनी वास्तविक स्थिति पर वापस आ जाते हैं। आइए पहले स्टीयरिंग व्हील की यांत्रिक रचना को करीब से देखते हैं। ये तो स्पष्ट है कि स्टीयरिंग व्हील का रोटेशन रैक और पिनियन कार्य प्रणाली तक जाता है और फिर दोनों पहियों को घुमाता है। अगर करीब से देखें तो आप देख पाएंगे कि पहिए एक विशेष धुरी के साथ साथ घूम रहे हैं। इस धुरी को स्टीयरिंग एक्सिस कहते हैं। इस समय दिखाए जा रहे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग एक्सिस बिल्कुल लंबवत है, लेकिन व्यवहार में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में स्टीयरिंग एक्सिस लंब की ओर थोड़ा झुका रहता है। इस कोण को कास्टर एंगल कहते हैं। अगर आप इसे एक तरफ से देखें तो अधिक साफ तौर पर देख पाएंगे। आइए देखते हैं कि स्टीयरिंग कार्यप्रणाली कैसे काम करती है। पहले तो आपको पिछली कार्यप्रणाली और इस कार्यप्रणाली में खास अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप पैच एरिया और पिवट पॉइंट की अवधारणा को समझ जाएंगे तो आपको एक बड़ा अंतर नजर आने लगेगा। पैच एरिया वो क्षेत्र है जहां से पहियों तक फोर्स भेजा जाता है। ये तो स्पष्ट है कि स्टीयरिंग अक्ष और सड़क जहां एक दूसरे से मिलते हैं, उसी बिंदु को धुरी बनाकर पहिए घूमते हैं। आइए अब इस मिलन बिंदु को हम पिवट पॉइंट कहेंगे। पहली कार्यप्रणाली में पैच एरिया पिवट पॉइंट की एक सीध में था, लेकिन दूसरे मामले में पैच एरिया पिवट पॉइंट से काफी पीछे है। आइए इस पीछे चल रहे पैच एरिया के प्रभाव को समझने के लिए मोड़ लेते समय पहियों पर काम करने वाले फोर्सेस के बारे में जानते हैं। मान लेते हैं कि आपकी कार एक समतल सतह पर परफेक्ट गोल आकार में मुड़ रही है। ऐसा मोड़ लेने के लिए कार को सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होगी। एक समतल सतह पर मोड़ लेते समय पहिए के पैच एरिया में उत्पन्न फ्रिक्शनल फोर्स से सेंट्रीपेटल फोर्स आना चाहिए, और इस स्नैपशॉट से ये बात साफ हो जाती है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आगे के पहियों में फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम करता है। स्टीयरिंग व्हील की वास्तविक ज्यामिति में हमने देखा कि पैच एरिया स्टीयरिंग अक्ष के मिलन बिंदु या पिवट पॉइंट से पीछे होता है। अगर आपने अब स्टीयरिंग को मोड़ने की स्थिति में नहीं पकड़ा हुआ है, सेंट्रीपेटल फोर्स का पहियों पर प्रभाव जाहिर हो जाएगा। ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगा और पहिए फिर से केंद्र में आ जाएंगे। आइए ऊपर से देखते हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन शुरुआती ज्यामिति में शून्य कास्टर एंगल के कारण कोई रिस्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स पिवट पॉइंट से होकर गुजरता है। संक्षेप में कहें तो स्टीयरिंग कार्यप्रणाली को केवल एक सकारात्मक कास्टर एंगल देकर इंजीनियर सफलतापूर्वक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करते हैं। हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसी चतुर युक्ति की कल्पना की है जिसके कारण जटिल यंत्र रचना की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक की बातचीत से ये बात स्पष्ट है कि एक वाहन को सीधी रेखा में चलाने के लिए कास्टर एंगल का कितना महत्व है। आधुनिक कारों में कास्टर एंगल को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहियों को रास्ते पर रखने की प्रक्रिया के दौरान किसी हिस्से में टूट फूट के कारण अगर किसी विचलन का पता चलता है तो उसे ठीक किया जाना चाहिए।